आप सभी को शुभ प्रभात। हम आगे पढ़ेंगे पद्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839-1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। कहाँ मुद्रित किया गया? पेरिस में। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1971 ईस्वी में हुआ। मतलब 2 हुआ 1839 और एक 1847, फिर से प्रकाशन हुआ 1871 में। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सेंगर नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिवसिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। भाषा काव्य संग्रह कब हुआ? 1873 में। महेश दत्त शुक्ल का तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन हुआ 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। और शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा 1883 ईस्वी में। तो 2 हिंदी का शुरुआत हो गया था, महेश दत्त शुक्ल द्वारा और शिवसिंह सेंगर द्वारा। शिवसिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। कब? 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में। तो ग्रियर्सन ने क्या रचा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। कितना? 952। और गारसा द तासी का जो हम लोग पढ़े इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसमें 738 कवि हैं, जिसमें 72 हिंदी के थे और जितने भी थे शेष उर्दू के हैं। और शिवसिंह सरोज में 1 मतलब 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं शिवसिंह सरोज में, जो 1883 में हुआ। और जॉर्ज ग्रियर्सन का और बाकी उनका महेश दत्त का नहीं है कि वो मतलब हिंदी का ही दिए होंगे या उर्दू का भी दिए होंगे, लेकिन उनका कहीं पर वो नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। तो अब जॉर्ज ग्रियर्सन का कितना है? 952 कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। कौन सा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, उसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। सन 1957 में
हुआ किशोरीलाल गुप्त ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब का अनुवाद करके हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया और फिर इसका प्रकाशन हुआ 1957। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में भी किया गया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जो भक्ति काल को कहते हैं ना, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो ये ग्रियर्सन जी का कथन है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। कौन कौन बिहारी हैं? तीनों में मिश्र बंधु विनोद में गणेश, श्याम, सुखदेव। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 और उसके बाद 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मतलब 1913 में हुआ था 3 भाग का प्रकाशन और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4551 मतलब 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है, मतलब लगभग 5000। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 और कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास। और पहले तो नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसमें जो शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है उसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव कुमार सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में
विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 400 स्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। जैसे भक्ति काल, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा से ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। सगुण धारा से राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रिप्स द्वारा लिखा गया है, 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। कब? 1920 में। किसने? FEK ने अंग्रेजी भाषा में इन्होंने भी किया, एडविन ग्रिप्स ने भी किया था और FEK ने भी किया। उनका है एडविन ग्रिप्स का ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और FEK जो उन्होंने 1920 में लिखा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। एडविन ग्रिप्स का 1917 में है और FEK का 1920 में है। तज़किरा इशवराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं, 62। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। तो इनका भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों 1952 में प्रकाशित हुआ है। और आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि इस अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो अग्रांकित है। इसमें से ही तो पूछता है कि संपादक कौन था, लेखक कौन है, ऑप्शन देगा, उसमें से भी चुनना पड़ता है 4 में से कौन है, क्योंकि इतना सारा रहता है। अब देखिए, हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा, आदिकाल पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। भक्तिकाल सगुण भक्ति किसने लिखा? देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 विक्रमी संवत तक
तो डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। द्विवेदी काल 1950 से 75 विक्रमी संवत तक, तो पंडित सुधाकर पांडे। उत्कर्ष काल 1975 से 95 तक, डॉक्टर नगेंद्र। उत्कर्ष काल नाटक 1975 से 95, सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां कथा साहित्य 1975 से 95 विक्रमी तक, डॉक्टर निर्मला जैन। ये सब किसका है? नागरी प्रचारिणी सभा का हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो 16 खंडों में हो चुका है। तो इतना हम लोग पढ़ लिया। अब 13वां में है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां में है अद्यतन काल 1995 से 2017, सहायक जो है डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। ये 14 पे हैं। 14वें मतलब अद्यतन काल नाम से भाग का नाम है उसका, अद्यतन काल। 15वां भाग का नाम है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। 16वां है हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो ये तीनों ये हो चुका। तो यहीं से था जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए जहाँ पे लाइन खींचा है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, तो भाग बताया और प्रत्येक भाग का नाम। पहला का हो गया हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी भाषा का विकास, आदिकाल, भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, और भक्ति काल, सगुण भक्ति, रीतिकाल, रीतिवत, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखेंगे नीचे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार, ये सबसे मुख्य है। यह भी जैसे हो गया नागरी प्रचारिणी सभा का 16 खंडों में प्रकाशन हुआ था और प्रत्येक भाग का नाम है और संपादक अलग हैं, सब अलग अलग हैं, तो उसका भी जानना जरूरी है। और हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ, इनके बारे में भी और रचनाकार के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि रचनाकार की और रचनाओं की बात चल जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी काव्य धारा 1944, पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, डॉक्टर नगेंद्र संपादन का कार्य किए हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 2 भाग में, प्रथम व द्वितीय 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह भी जरूरी है, यह भी जितना बोलते जा रहे हैं सब। साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो कोविद रत्नमाला 1919 में और द्वितीय हुआ 1914 में प्रकाशित। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। तो शुरू से हम फिर से पढ़ते हैं। हिंदी काव्य धारा 1944, पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, डॉक्टर नगेंद्र संपादन का कार्य किया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में, प्रथम व द्वितीय में 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा का विकास 1924, श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930, हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1930 में लिखे। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग में
1909 और 1914 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंदुलारे वाजपेयी। यह भी बहुत ज़रूरी है बुक, ये तो ऑलरेडी पढ़े जा चुका, मतलब हम तो पढ़े हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में नंदुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य यह भी है पढ़ा हुआ, नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 में राम नरेश त्रिपाठी जी। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873। ये तो पहले का है, भाषा काव्य संग्रह जो हम लोग पढ़ चुके अभी, महेश दत्त शुक्ल का है 1873 ईस्वी में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्णशंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रज रत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार 1923 ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। हिंदी साहित्य 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003 का लिखा हुआ है, और दूसरा इतिहास जो डॉक्टर बच्चन सिंह का है 1996 ईस्वी में। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इससे तो कम ही, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और रामस्वरूप चतुर्वेदी का, बच्चन सिंह का और रामचंद्र शुक्ल जी का तो बहुत ज़्यादा, नागेंद्र का और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, नलिन विलोचन शर्मा का, श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर नगेंद्र का, राम नरेश त्रिपाठी से, तो इन सब से बहुत ज़्यादा। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 का लिखा हुआ है नीरजा माधव का। अब हम पढ़ते हैं आगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जयसी की प्रेम कविता, ये सब जॉर्ज ग्रियर्सन का ही है काल विभाजन। और चौथे में है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा में मुगल दरबार। छठवें में तुलसीदास। सातवें में रीति काव्य। आठवें में तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती। नौवें में 18वीं शताब्दी। 10वें में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11 में महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं शारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, जैसी प्रवृत्ति थी उसी के अनुसार इन्होंने काल का विभाजन किया। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन अब हम देखते हैं। प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343,
उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444। माध्यमिक काल पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680। अलंकृत काल पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889। परिवर्तन 1890 से 1924। और आगे और भी दिए हैं। वर्तमान काल 1926 से अब तक। तो मिस्र बंधुओं ने काल का विभाजन 5 भागों में किया: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और वर्तमान काल। और डॉक्टर ग्रियर्सन का काल जो है 5 भागों में विभाजित किया, और वो भी प्रवृत्तिगत काल विभाजन किए हैं, और कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं है। अब हम देखते हैं आचार्य शुक्ल का काल विभाजन। 4 भागों में है। शुक्ल जी ने 4 भागों में किया है काल विभाजन। और इनका है आदिकाल वीरगाथा काल 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, आदिकाल को वीरगाथा काल 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद्य काल संवत 1900 से 1984। आदिकाल नाम तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ, और वीरगाथा काल शुक्ल जी का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। अब हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में देखेंगे, क्योंकि ग्रियर्सन के बारे में जान चुके, मिस्र बंधुओं के बारे में जान चुके। ग्रियर्सन ने 11 भागों में और मिस्र बंधुओं ने 5 और शुक्ल जी 4। राम कुमार वर्मा 5 और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 4। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। जिस तरह से उन्होंने किया शुक्ल जी ने, तो उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल ही कहा, और पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन यह भी 4 है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल में 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1918 से 1938। और चौथे पर है छायावाद उत्तर काल। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटे हैं। छायावाद उत्तर काल। फिर है अलग से दिए हैं प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन है, नवलेखन काल है 1953 ईस्वी से अब तक। तो नगेंद्र जी ने रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास लिखा हुआ था उसका संपादन किए थे। मतलब उसमें कुछ कुछ तो अपने से भी, उनकी तो और मोटी ज़्यादा मोटी किताब है। तो उस तरह से संपादित ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है शुक्ल जी का, उसका काल विभाजन अब देखिए किस तरह से उन्होंने किया। और डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन यह भी 4 किए हैं। इन्होंने आदिकाल, वीरगाथा काल की जगह इनका क्या नाम दिए हैं, इन्होंने 4 भागों बांटे हैं। अपभ्रंश काल, जहाँ आप क्या कहते हैं वीरगाथा काल या आदिकाल की जगह इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। 4 भागों में विभक्त किया: भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आदिकाल का नामकरण चारण काल किसने नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। और प्रारंभिक काल मिस्र बंधु। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? जो आदिकाल है उसका नामकरण कैसे हुआ? तो चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु। बीज वपन काल, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पहले तो चारण काल किसने दिया? ग्रियर्सन ने, और फिर से अब राम कुमार वर्मा कहते हैं कि संधि काल और चारण काल दोनों नाम एक साथ दिए हैं राम कुमार वर्मा। आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे। रीतिकाल का नामकरण रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। रीतिकाव्य नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, जैसे चारण काल नाम दिए। अलंकृत काल किसने नाम दिया? मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया काल विभाजन। पृष्ठभूमि अवहट्ट काल, उन्मेष काल, भाषा ब्रजबोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग ब्रजभाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली काल। अब हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल के बारे में। पूर्व पीठिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। पूर्व पीठिका है आदिकाल की पूर्व पीठिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। और दूसरे पे दिए देखिए, अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिससे उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। जो जिण सासण भासियो सो भई कही अडू सारू, जो पालय से भाव करी सो सरी पावई पारू। देवसेन श्रावकाचार। पंडित साल सत्त बखाड़ई देहहि रुद्ध बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ तेन विखंडिय तोड़ी तो भी रिल्लई भड़ई हूँ पंडिय। सरहपा। जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, तहिवत चित्त विषाम करु सरहे कहिय उवेश। सरहपा का। घोर अधारे चंदमणि जिमि उज्जौ करे, परम महासुह एसु कड़े दुर्य अशेष हरे। ये सब है तीनों सरहपा का। पंडित साल सत बखाड़े और जही मन पवन संचरई और घोर अधारे चंदमणि, ये सब सरहपा का है। का तरवर पंच विडाल लोईपा का है। का तरवर पंच विडाल भाव न होई अभावड़ जाई लोईपा का। सहजे थर करिवारुणि साध विरूपा का। एक कड़ा किज्जई मंत्रण तंत कड़हपा, हालो डोंबी तो पूछमी सद्भावे सदगुरु पै जायब पुड़ो चिड़ उड़ा कड़हपा का है। भला हुआ जो मारिया पिय संगमी कौ निद्दड़ी हेमचंद्र का है।
गंगा जमुना माझे बहई रे नाई डोम्भिपा। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई जो छोई जाई सुबाह नड़िया कढ़पा। जिमि लोड़ बिल्ला जई पाड़ी एहि तिमि धरणी लई चित कढ़पा। देसिल बयना सब्जन मिठा तय तय संजपो अवहट्टा। विद्यापति का है। हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरुका भभकी मार। कीर्तिलता से है विद्यापति का। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्ही विगसी कमल सगरी भ्रमर बेनु खंजन मृग लुटिय। पृथ्वीराज रासों से है। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहौ दिस। पृथ्वीराज रासो। उटिट राज पृथ्वीराज बाग मनोलग वीर नट। पृथ्वीराज रासो से है। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार। बरिस 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जगनीक। एक थाल मोती से भरा एक नार ने अचरज किया। अमीर खुसरो का है। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, तो उनका निधन हुआ था। तब अमीर खुसरो ने ऐसे बोला, मेरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल। अमीर खुसरो। जे हाल में इसकी मकुन तगा फुल दुराय दुराय नैना बनाए बतियाँ। जे हाल में इसकी मगुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतियाँ। अमीर खुसरो। सरस वसंत समय भल पावली। विद्यापति पदावली से है ये। सरस वसंत समय भल पावली पदावली से है, विद्यापति ने लिखा गया है यहाँ पर। काली कहल पिय सांझ हिरे जाइब मई मारो देश। विद्यापति, यह भी पदावली से ही है। यह दोनों महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। पुरानी अपभ्रंश का, बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। 84 सिद्धों के नाम ये हैं। जो अपभ्रंश और प्राकृताभास है, इस हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से ही होने लगा था। अब इसमें जो 84 सिद्ध हुए हैं उनके नाम हैं ये। लुइपा कायस्थ, लीलापा वीरूपा, डोम्बिपा क्षत्रिय, शबरपा क्षत्रिय, सरहपा ब्राह्मण, कंकालिपा शूद्र, मोनपा मछुआ, गोरक्षपा चौरंगीपा राजकुमार, विड़ापा राजकुमार, शांतिपा ब्राह्मण, तंतिपा तत्वा, चमारिपा चर्मकार, खडपा शूद्र, नागार्जुन ब्राह्मण, खणहपा कायस्थ, कर्णरिपा थगनपा शूद्र, नारोपा ब्राह्मण, शलिपा शूद्र, तिलोपा ब्राह्मण, छत्रपा शूद्र, भद्रपा ब्राह्मण, दोखंधिपा अजोगिपा गृहपति, कालपा धूम्यपा धोबी, कंकड़पा राजकुमार, कमरिपा डेंगिपा ब्राह्मण, भदेपा तंधेपा शूद्र है, कुकुरिपा ब्राह्मण, कुचिपा शूद्र, धर्मपा ब्राह्मण, महिपा शूद्र, अचिंतपा लकड़हारा, भलहपा क्षत्रिय, नलीनपा भुसुकिपा राजकुमार, इंद्रभूति राजा, मेकोपा वणिक, कुठालिपा कमारिपा लोहार, जालंधरपा ब्राह्मण, राहुलपा शूद्र, मेदिनीपा धर्वरिपा धोकरिपा शूद्र, पंकजपा ब्राह्मण, घंटापा क्षत्रिय, जोगीपा डोम है, चेकुलपा शूद्र है, गुंडरिपा चिड़ीमार, लुचिकपा
निर्गुणपा शूद्र, लुचिकपा ब्राह्मण, निर्गुणपा शूद्र, जयानंत ब्राह्मण, चरपटिपा कहार, चंपकपा भिखनपा शूद्र, भलिपा कृष्णधृत घृतवड़िक, कुमारिपा चवरिपा मणिभद्रा योगिनी, गृहदासी मेखालापा योगिनी गृहपति कन्या, कनपलापा योगिनी गृहपति कन्या, कलकलपा शूद्र, कंतालिपा दर्जी, धहुलिपा सागरपा राजा, सर्वभक्षपा शूद्र है, नागबोधिपा ब्राह्मण, दारिकपा राजा, पुतुलिपा शूद्र, पनहपा चमार, कोकालिपा राजकुमार, अनंगपा शूद्र, लक्ष्मीकरा योगिनी राजकुमारी, समुदपा भलिपा ब्राह्मण। ये 84 सिद्ध हुए और सिद्धों में सबसे पुराने सरह, जैसे मान लीजिए सरहपा, सरह भी बोलते हैं, सरोज व्रज भी नाम है। तो सिद्धों में सबसे पुराने सरोज व्रज हैं, सरह हैं। और महासुखवाद का प्रवर्तन व्रजयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, मतलब आनंद देने वाला ईश्वर का रूप। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग का प्रवर्तन कब किया? उच्च लक्ष्य को लेकर, पतंजलि के उच्च लक्ष्य को लेकर और ईश्वर प्राप्ति को लेकर। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 माना गया है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम से बताया गया है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो यह 9 संख्या मानी गई है नाथों की संख्या। नागार्जुन से लेकर मलयार्जुन जो है 9 हो गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू ने 3 ग्रंथ बताए हैं। तो स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पौमचर्यु में राम का चरित्र है और ऋठिडेमीचर्यु तथा स्वयंभू छंद। तो पौमचर्यु, ऋठिडेमीचर्यु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है और अपभ्रंश भाषा का व्यास भी इनको। तो वाल्मीकि और व्यास स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यु जो राम के चरित्र से संबंधित है, उनका पुत्र जो है त्रिभुवन, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड आदि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी मतलब 10वीं शती में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचना है 63 महापुरुष, गुणालंकार, ऋणय कुमारचर्यु, जसहरचर्यु।
63 महापुरुष गुणालंकार, इनकी भी 3 रचनाएं हैं जिस तरह से स्वयंभू के बताए हम, पवमचर्यो, रिठनेमिचर्यो, स्वयंभू छंद, और जिसको पूरा किए थे पवमचर्यो उनके पुत्र त्रिभुवन ने। और उसी तरह से है पुष्यदंत का, उस स्वयंभू का था। अब ये पुष्यदंत का है 63 महापुरुष गुणालंकार, डय कुमारचर्यो, जसहचर्यो। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई का छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 भाषाओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। जैसे स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता था, उसी तरह से हिंदी का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्यदंत। किसने माना? धम्म परीक्षा में हरिशेन ने अपभ्रंश के 3 कवि माने, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदवड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदवड़िया बंध का प्रवर्तक किसे माना है? स्वयंभू ने चतुर्मुख को, और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। पदवरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदवड़िया बंध कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाकपति राज मुंज के कवि सभारत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसको? धनपाल वाकपति राज मुंज के कवि सभा के रत्न थे, जो धनपाल वाकपति राज। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल के 10वीं शती के भविष्यत कहा की रचना की। धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की, तो भविष्यत कथा भी है, कहा भी है। और 12वीं शताब्दी में जिन दत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन है? उपदेश रसायन रास है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। उपदेश रसायन रास, जिसको अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास कहते हैं, और वह 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में, मतलब धर्मेतर रास ग्रंथ संदेश रासक है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है, अब्दुल रहमान का। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनिराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। दोहा काव्य का आरंभ, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। दोहा काव्य का आरंभ जोइंदू से, वो भी अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, शारंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ये 19 कवि इस प्रकार हैं: पुष्य या पुण्य, अज्ञात कवि खुमान रासो, नंद कवि रचना अज्ञात,
मसूद रचना अज्ञात, कुतुब अली रचना अज्ञात, साइदान चारण समोत्सार, अकरम फैज वर्तमाल, चंद पृथ्वीराज रासो, जगनीक आल्हा, केदार कवि वारदर बेड़ी अज्ञात, जलहन भूपति भागवत दसम स्कंद भाषा, नरपति नाल विशल देव रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, शारंगधर हमीर काव्य, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद नुकर चंदा की प्रेम कहानी, मुल्ला दाऊद नुकर चंदा की प्रेम कहानी, गोरखनाथ 40 ग्रंथ। यह सब किसने कहा? मिस्र ने। 19 कवियों को स्थान दिया है। मिस्र बंधुओं को अपने मिस्र बंधु के अगले संस्करणों में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। अब हम आगे पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।